दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास 10वीं फेल, जिसे लिखा है अजय राज सिंह ने। तो आइए सुनते हैं उपन्यास 10वीं फेल के 9वें अध्याय आयतन का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। सादा जीवन और उच्च विचार, यूं देखें तो इस लाइन में उस जीवन की पूरी विवरणी समा जाती है जो हम चाहते हैं कि हमारी हो। पर चाहने और होने के बीच की दूरी का दूसरा नाम ही तो जीवन है। इधर सादा जीवन तेज पत्ता हुआ जा रहा था, उधर उच्च विचार के नाम पर हमारे जहन में जो बोलता है वही होता है ही बस बचा था। वैसे हमारे मन में जीवन के प्रति अचानक उमड़े इस आक्रोश का एक कारण था। हुआ यूं कि उस रोज जब हम काम में व्यस्त ही हुए थे, दरवाजे पर डाकिया आ गया। अगर आपके जहन में बड़ी जोर से खाकी कपड़े पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति आ रहा है, जिसके चश्मे का फ्रेम किनारे से हल्का सा टूटा हुआ है और जिसने अपने दाहिने कंधे पर एक खाकी झोला लटका रखा है, तो जनाब या तो आप वक्त से थोड़ा पीछे चल रहे हैं या फिर पुरानी फिल्मों का शौक रखते हैं। राइट, अंग्रेजी के आशिकों, दाहिने मतलब राइट। आजकल के डाकिये तो बकायदा बाइक से आते हैं, खत देकर बराबर दस्तखत भी करवाते हैं। इस दुनिया में ईंधन के बाद जो सबसे तेजी से खत्म हो रहा है वो है भरोसा। अब लोग खुद पर ही नहीं करते, दूसरों पर क्या करेंगे। बहरहाल दुख की बात ये थी कि श्री चमन पटेल निपट चुके थे, वे भी लंबे से। अगर किसी के मन में ये आ रहा है कि चमन बाबू ने हमको एक खत लिखकर बताया होगा, तो धन्य है आपकी सोच। कोई लुगाई थोड़ी हैं वो हमारी की इतना रोमांटिक चले गए। हाँ, आपके लिए हमारे पास एक बुरी खबर जरूर है। वो फिल्मों का शौक नहीं था, आप वक्त से सचमुच बहुत पीछे चल रहे हैं। असल में जो अब हमारे हाथ में था वो था एक बुलावा। बबलू भैया सब ठीक तो हो? डाकिये ने भी हमारे चेहरे का रंग उड़ते देख लिया था। सच बता दे तुमको, हमने उसे चिढ़ाते हुए कहा। अब चिढ़ाना उड़ाना तो ठीक है, पर ये असल कोशिश थी बेचैनी को छुपाकर बाहर से मुस्कुराने की। निकलो चुपचाप यहाँ से, और रास्ते में डब्लू को आवाज लगा देना, बोल देना हम बुला रहे हैं। हो चलते हैं, कहकर वो उड़नछू हो गया। जैसा कि हमने अभी अभी कहा था, चाहने और होने के बीच की दूरी का दूसरा नाम ही जीवन है। हर किसी का सफर इसी दूरी में कहीं शुरू होकर खत्म हो जाता है, पर वो सफर कभी पूरा नहीं होता। हम तो चाहते हैं कि हर रोज सुबह सूरज से पहले उठें, पर होता है क्या? हम तो चाहते हैं कि हलवा पूड़ी कम कर दें तो 2-4 किलो वजन भी कम हो जाए, पर होता है क्या? हम ये भी चाहते हैं कि डाकिया जाते जाते डब्लू को आवाज लगा दे, पर लगाया क्या? हाँ, डब्लू बोला, लगाया था उसने आवाज। तो मेरे चमन बहार जब सुन लिए कि हमने बुलाया है, तो घोड़ी का इंतजार कर रहे थे, आए काहे नहीं? व्यंग देख रहे हो? हमको लगा मजाक कर रहा है, डब्लू बोला। अगले 12 सेकंड की खामोशी में हम ये सोच रहे थे कि किसको गाली दें, डाकिये को या डब्लू को। पर फिर लगा कि गाली देने में कौन सा टैक्स लगता है, तो हमने दोनों को दे दिया। बहरहाल इस समय हम बैठे थे डब्लू की हवेली में। नहीं, हवेली शब्द में किसी भी प्रकार से अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग नहीं किया गया है। अब पांडे परिवार बरसों से सरपंचों का घर रहा है, इतना तो ईमानदारी से बनता है। अरे हवेली क्या, पूरी की पूरी लाल कोठी है वो। बीचों बीच खुला आंगन, चारों ओर 4 मंजिला दीवारें, बीच में तुलसी का पेड़ और पूरे घर में अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू। डब्लू को छोड़कर घर की हर चीज व्यवस्थित है। अगले हफ्ते शनिवार की तारीख है। पुरानी कारीगरी की हुई लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर टिकते हुए प्रकाश ने संजीदा लहजे में कहा। भाई के भार पर जब कुर्सी की उम्र जवाब दे गई, तो एक च्यों की आवाज आई। ऐसा लगा कि चौंक कर कह रही है, शनिवार, जैसे भरोसा ही न हुआ हो। प्रकाश हल्का सा आगे हुआ तो फिर च चर की आवाज आई।
कुर्सियों की भाषा के कोई एक्सपर्ट तो नहीं हैं हम, लेकिन इस बार लगा जैसे कोई सुझाव देना चाहती है। इससे अच्छा तो सीधे सोमवार को ही रख लेते। पर उस बेचारी की जब किसी ने 90 साल में नहीं सुनी, तो अब कौन सुनता। शो का आज नोटिस है ये, प्रकाश समझाने लगा। पूछ रहे हैं कि हर बार हमारे टेंडर दूसरे बेहतर वाले से बस 1 रुपया ही कम क्यों है। इतनी सी बात के लिए यहां तक आ गए। डब्लू को बात गले नहीं उतरी। सबको पता तो है। अरे, बूढ़ी भी बता देगा इतना तो। हाँ, तो अच्छा है कि उससे नहीं पूछा। सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट में कार्यवाही के दौरान हम में से किसी की उपस्थिति भी मांगी है। प्रकाश बोला। बढ़िया है, खाली रहेंगे हम अगले हफ्ते। डब्लू उत्साहित होकर बोला। इस शनिवार होता तो दिक्कत हो जाता। तुम्हारी भौजाई को फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं। बेटा, प्रेम पत्र नहीं है ये कि लगे उछलने, हमने कहा। हाँ, मालूम है, तुम्हारे घर का पता था इसमें। डब्लू बोला। और एक कुछ भी हो सकता था, पर प्रेम पत्र नहीं। डब्लू और प्रकाश हंसने लगे। कुर्सी से कोई आवाज तो नहीं आई, पर हमने मान लिया कि वो भी खिसिया रही है। गुप्ता जी कहाँ बैठते हैं? कोर्ट परिसर में दाखिल होते ही पहले जीव से हमने पूछा। सीनियर एडवोकेट गुप्ता जी प्रकाश के वो रिश्तेदार थे जो इतने दूर के थे कि कभी पास न आ सके। दूरी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनसे मिलने के इतने अच्छे बहाने पर भी भाई बहाना दे गया। और बहाना भी क्या, किसी रिश्तेदार से मिलने जाना है। खैर, मज़ेदार बात ये नहीं है। मज़ेदार तो वो इंसान था जिससे 4 लाइन पहले हमने पूछा था कि गुप्ता जी कहाँ बैठते हैं। कम उम्र और अगरबत्ती से बदन पर काला कोट देखकर समझ आ रहा था कि कोई नया नया वकील है। सांवली सी सूरत पर सरसों के तेल से सने बाल जिस सलीके से चिपके हुए थे, मजाल किसी झोंके की कि एक कतरा भी हिल सके। उसके अचंभित और विचारशील चेहरे को देखकर हम बस इतना ही अनुमान लगा पाए थे, या तो उसको सवाल सुनाई नहीं दिया या फिर समझ नहीं आया। हाँ, प्रोसेसर भी स्लो हो सकता है, पर हम कौन होते हैं जज करने वाले। हीरा शंकर गुप्ता, बनारस वाले, कहाँ बैठते हैं? डब्लू ने दूसरे शब्दों में कहा। भाई की आवाज़ इस बार थोड़ी ऊंची थी। एक गुटखा थूकने जितना विराम लेने के बाद उसने कहा, ये पिलर गिनते जाइए। थोड़ा अटपटा जरूर लगा, पर हम सुन रहे थे। 8वें के बाद मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिले तो उल्टी दिशा में 4 पिलर वापस लौट आइएगा। मैं मिल जाऊंगा। अब वो मिले, मैं मिलूं, भगवान मिले, सब एक ही बात है। सवाल तो ये है कि मन्नत क्या मांगना है और चढ़ावे में क्या लाए हैं। बाय द वे, मैं राज। अरे नहीं नहीं, वो नहीं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में दूसरा था। बस लुक्स मिलते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। वैसे दिलवाले हम भी कम नहीं हैं। और इस लाइन के बाद भाई साहब ने दी एक टसन भरी स्माइल। मुख पर 3.5 इंच दूर तक फैली खुशी के अलावा अगर और कुछ था तो वह था अपार कॉन्फिडेंस। अपार मतलब औ के 2 बार पार। अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे उससे मिले, पर उसे चुप देखकर भी लग रहा था कि जैसे उसकी आंखें बोल रही हैं। और कुछ खास नहीं, वहीं फिजूल की बकैती जिसका कोई सिर पैर न हो। हम कुछ बोलने को तो हुए, पर इससे पहले कि हमारा मुंह खुल पाता, उसने बगल की दीवार पर बाग ही बिखेर दिया। पच की आवाज आई और दीवार लाल। पिछली बार सिर्फ पौज लिया था, गुटका तो उसने असल में अब थूका था। अगर आपको इतने में भी रोना आ गया तो लगे हाथों ये भी सुन लीजिए, 8 पिलर बाद हमको गुप्ता जी नहीं मिले। कौन जाने वो कभी वहां पर मिलते भी या नहीं, पर हम लौट कर आए थे वापस 4 पिलर पार, अपने राज के पास, अपनी जिंदगी जीने। जब ये सोचकर निर्णय लेना संभव न हो कि कौन सा रास्ता बेहतर है, ये सोच लेना चाहिए कि कौन सा रास्ता कम खराब है। सही गलत अलग बात है, पर उस क्षण में जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, एक निष्कर्ष तो निकल ही जाता है। काश इतना दिमाग हमने उस समय लगा लिया होता। खैर,
हम उस दर्द को दोबारा सोचना भी नहीं चाहते जो हमको पूरा का पूरा चमन पटेल कांड राज सर को समझाने में हुआ था। कुछ जख्म हरे ही भूल जाओ तो बेहतर। जानकारी के लिए बता दें राज भाई साहब को, ये सर वाली इज्जत कहानी के इस पड़ाव पर हम खुद नहीं दे रहे हैं। ये सम्मान तो उन्होंने अगले आधे घंटे में हमसे छीन लिया था। ये अपने आप में एक अलग कथा है, कभी इत्मीनान से बताएंगे। नोटिस कहाँ है? वकील साहब ने पूछा। डब्लू ने जेब से खत निकालकर उनको पकड़ा दिया। पूरे कागज पर नजर फेरने के बाद उन्होंने कहा, अब देखिए, ऐसा है कि चमन जी का बचना मुश्किल है। अगर आपको नोटिस आया है इसका मतलब उनके खिलाफ पूरा केस पहले ही बन गया है। जहां तक है कि चमन बाबू के कार्यालय में आए सभी कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टरों को नोटिस गया होगा और इनका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। ये तो बस केस और मजबूत करने के लिए दे रहे हैं। कहीं कोई आकर इनके खिलाफ गवाही दे दे तो बढ़िया। तो दिक्कत कहाँ है? डब्लू ने पूछा। अरे डब्लू भैया, जिस कुर्सी पर आप अभी बैठे हैं वहाँ तो आई हुई दिक्कत वापस चली जाती है। इस केस में तो फिर भी दिक्कत आते आते रह गई। तो क्या करना चाहिए अब? हमने पूछा। एक ईमानदार नागरिक और सलाहकार होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं आपसे कहूँ, आपको कोर्ट में तय तारीख पर उपस्थित होना चाहिए और सारी बातें सच सच बता देनी चाहिए। पर न तो मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ और न ही कर्तव्यों के पालन में कुछ खास विश्वास रखता हूँ, तो मैं वो कहूँगा जिसमें आपका नुकसान न हो। अबे तो कहो ना, डब्लू बोला। कब से कह रहे हो कि कहोगे कहोगे कहोगे? अरे कहते क्यों नहीं? अम्मा कसम इतना माहौल बना रहे हो जैसे कोई शायरी मारने वाले हो। इरशाद बोलें क्या? कमाल आदमी हो यार। ये गुस्सा नहीं था, मतलब सुनने में गुस्सा जैसा लग रहा जरूर था, पर गुस्सा नहीं था। मेरी सलाह है कि आप चमन बाबू के खिलाफ कुछ भी न बोलें। बिल्कुल शांत अंदाज में वकील साहब बोले। कोर्ट में आप तो बस इतना कहिएगा कि आपको ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है। थोड़ा झूठ ही सही, पर अगर खुद को बचाना है तो इतना करना पड़ेगा। खुद को बचाना कैसे? हमने पूछा। अगर आप ये कहते हैं कि चमन बाबू ने रिश्वत लिया था तो इसका मतलब ये भी है कि आपने रिश्वत दिया था, और सिर्फ ये कहना कि उन्होंने मांगा था पर आपने देने से मना कर दिया सही नहीं होगा। आखिर में काम भी तो आपको ही मिला। वो कैसे? कहानी जमेगी नहीं, और चमन ने ही अगर आपकी बात काट दी तो मामला बिगड़ जाएगा। वैसे भी इस बात का जवाब तो देना ही है कि आपके टेंडर दूसरे टेंडरों से सिर्फ 1 रुपये ही कम क्यों थे। खैर, वो तो एक संयोग मात्र बता सकते हैं। सबके बीच क्या मार्जिन था वो भी देखना पड़ेगा, पर मुद्दा आसानी से निकल जाना चाहिए। हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब आप ये कहें कि आपको कुछ भी नहीं पता। आप तो चमन बाबू को ठीक से जानते तक नहीं। कम शब्दों में कहें तो उनकी फट्टी में आप अपना मत अड़ाइए। और अगर सब सच कह दें तो? हमने फिर पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? हम तो बस ये जानना चाहते थे कि जिस रास्ते जाने से वकील साहब मना कर रहे थे वहाँ असल में क्या था। हमारा नुकसान ही सही, पर कितना? तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हो सकती है 7 साल की जेल। और कम से कम? डब्लू बड़ी उम्मीद के साथ पूछा। कम से कम लगेगा फाइन। खुद ही सब सच सच बोल दो तो ज़्यादा चांस फाइन लगने के ही होते हैं। पैसा भरो, आगे बढ़ो, लेकिन साथ में कंस्ट्रक्शन लाइसेंसी भी जा सकता है। और जिस हिसाब से आपने कहानी और सब हेर फेर बताए हैं, फाइन भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं होगी। मतलब या तो चमन बाबू के खिलाफ जाकर सब सच सच बता दें और फाइन भी भर दें, या फिर ये झूठ कहकर किनारे से निकल लें कि हमको कुछ भी नहीं पता। अब क्या सच और क्या झूठ? वकील साहब बोले। क्या सही और क्या गलत, सब कुछ बस नजरिए का खेल है। मैं तो मानता हूं कि जो झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए वह झूठ झूठ नहीं होता, और भलाई अगर अपनी खुद की हो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। और ये तो अच्छा हुआ कि आपके खिलाफ कोई सबूत सामने नहीं आए। आप तो इस बात का शुक्र मनाइए कि खेल में आपका हिस्सा अभी भी आपके हाथ में ही है। वैसे अगर आप पर अब तक अलग से कोई केस फाइल नहीं हुआ है तो कम ही चांस है कि आगे कुछ होगा, और अगर कभी कुछ हो भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
मैं तो बैठा ही हूँ यहाँ। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, डब्लू बोला। हाँ भाई, सच में वो गुस्सा नहीं था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 10वीं फेल के 9वें अध्याय का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों, इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास 10वीं फेल, जिसे लिखा है अजय राज सिंह ने। तो आइए सुनते हैं उपन्यास 10वीं फेल के 10वें अध्याय त्रिकोणमिति का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। हाँ, कर लेंगे हम खुद ही कुछ, प्रकाश गुस्से में बोला। तो जाओ ना बे, डब्लू 10% और ज्यादा गुस्से में बोला। जो करना है, जहां करना है, जैसे करना है कर लो, बस हमारे सामने मत आना, नहीं तो ऐसा निपटाएंगे कि निपट ही जाओगे। हो, डब्लू को अनदेखा अनसुना करते हुए प्रकाश बोला। कोनो माधुरी दीक्षित नहीं है वो कि मर रहे हैं आपको देखने के लिए। कर लो बंटवारा, अब तो हमसे भी ना हो पाएगा। आगे से ऐसे काम समझ नहीं आता है। सिर है कि नारियल, साला कुछ घुसता ही नहीं इनके अंदर। अरे, तंग आ गए हैं हम यार, अब तो कतई ना हो पाएगा हमसे। हर बार की तरह अगर ये आखिरी समोसे पर होने वाली लड़ाई होती तो सचमुच मज़ेदार होती, या कोई सपना जो सुबह खुली नींद के साथ गायब हो जाए। पर ये एक महाभारत था, डब्लू और प्रकाश के बीच, साक्षात हमारे, जहां हम चाहते थे कि कृष्ण की भूमिका में आएं, पर हम रह गए थे सिर्फ धृतराष्ट्र बनकर। नहीं, पन्ने मत पलटो, कुछ छूटा नहीं है। हमने शुरू ही बीच में से किया है। वो फिल्मों में करते हैं ना, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चलती है, वैसा कुछ। आधे घंटे पहले बात हुई मामा से। भरे दोपहर कोर्ट से हमारे लौटने पर प्रकाश ने पूछा। जिस जगह और स्थिति में हमसे ये सवाल पूछा गया था, माना जा सकता है कि प्रकाश की उत्सुकता किसी चरम पर ही रही होगी। अंदर आ जाएं कि बाहर से ही बता दे तुमको सब? गाड़ी टिकाते हुए डब्लू कुछ बिफरा बिफरा सा बोला। एक तो वैवाहिक जीवन, उस पर सुबह सुबह एडवोकेट राज से मुलाकात। अब अगर डब्लू का बिगड़ना तर्कहीन है तो हम नहीं जानते तर्कसंगत क्या है। तो भैया बिगड़ काहे रहे हो? प्रकाश इस कोशिश में था कि माहौल मनाली हो जाए ठंडा, इसलिए आगे बोला। अंदर आकर बता दो आराम से। पानी वानी कुछ लाएं? अब तो जो हालत हो रही है, पानी से कुछ ना हो पाएगा। डब्लू कुर्सी थोड़ा करीब खींचकर बैठते हुए बोला। वो तो फिर रात होने दो, लगाते हैं महफिल। अब क्या महफिल लगाओगे? हम बोले। यहाँ तो सामियाना उजड़ने वाला है। अब कुछ बोलो तो हमारी भी जानकारी बढ़े। कौन सा सामियाना और क्या उजड़ने वाला है? प्रकाश का धीरज अब खत्म होने की कगार पर था। बेटा, धंधे में मंदी आने वाली है, हमने समझाना शुरू किया। अच्छे दिन आकर चले गए। चमन बाबू तो जा रहे हैं जेल यात्रा पर, और उनके साथ ही बह जाएगा अपना लाखों का धंधा। वो तो शुक्र है काली माँ का कि हम सब भी घेरे में नहीं आ गए, नहीं तो जो सब हाथ से जाता वो तो ठीक, हाथ में हथकड़ी अलग से लगती। हाँ, लेकिन कोई न कोई तो आएगा ही उनकी जगह पर कौन जाने कब। और तो और, अगर समझ से आ भी जाए तो क्या पता लक्ष्मी को पूजेगा कि हनुमान को। प्राइवेट काम का तो पता ही है तुमको। एक तो मार्जिन इतना कम, ऊपर से समय की पाबंदी अलग, क्वालिटी का भूत अलग दिक्कत देता है। कमबख्त चालू काम में लगे पैसे की डूबत ही दिख रहे हैं। हम आगे बोले। एक तो वैसे ही इनसे चेक लेने में पसीना आ जाता है। अब विभाग पर जांच की स्थिति में भगवान ही जाने क्या होगा। अब तो मुश्किल है कि कोई पेमेंट रिलीज हो जाए। साला लाखों का नुकसान बैठे बिठाए ही हो गया। एक मिनट एक मिनट, प्रकाश बीच में बोला, जैसे किसी नींद से जागा हो। चमन बाबू वाली बात पर थोड़ा जोर दीजिए। क्या मतलब कि जेल जा रहे हैं? प्रकाश भाई को हर पहली चीज से एक अलग सा ही लगाव है। अक्सर अटक जाता है। पहला स्कूल, पहली किताब, पहला प्यार, पहला सेमेस्टर, पहली गाड़ी, और वो सब जो समय के अभाव में हम नहीं कह रहे हैं। अब देखिए ना, हम कहाँ चमन बाबू से शुरू होकर लक्ष्मी हनुमान करके पेमेंट तक आ गए थे, पर अपना भाई अब भी अटका था हमारी पहली लाइन पर। हाँ, दूसरी मान लो एक ही बात है। अब जोर क्या देना है? डब्लू जोर देकर बोला। निपट गए तो निपट गए,
माना कलयुग है, पर कुछ लोगों को उनके कर्मों की सजा मिल जाती है। अब कलयुग हो चाहे जो हो, प्रकाश तनिक उत्तेजित उत्तेजित सा हुआ बोला, ऐसे कैसे निपट जाएंगे अकेले, वो भी हमारे होते हुए? 5 साल से साथ काम कर रहे हैं यार। अब दिक्कत आई है तो हम निकल लें साइड से। हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। ओ कर्तव्य प्रेमी फूफा, डब्लू अपने ही लहजे में बोला। कौन सा कर्तव्य? काहे का कर्तव्य? किसी या कुछ नहीं बनता। कल तक कट रहा था तो बट रहा था, सबको बराबर बराबर। और अलग से बता रहे हैं तुमको, तुम ज्यादा साथ काम का ज्ञान ना निपोरो। पता चला साथ साथ के चक्कर में साथ का मरण हो गया। अब मरण हो तो हो, हम तो चमन बाबू के साथ ही खड़े होंगे। अरे अकल के धनी, तब तो वार्तालाप के बीच में आकर हमने प्रकाश से कहा, पैदल चलते हो क्या तुम? मैटर तो समझ लो पहले, बाद में उछलो जितना उछलना है। कहाँ साथ खड़े हो जाओगे, कुछ पता तो कर लो पहले। वही तो पूछ रहे हैं कब से। तो पता नहीं डब्लू भैया क्या ज्ञान झाड़ रहे हैं। बेटा छत से कूद जाना, पर हमसे मार मत खाना, हम बता रहे हैं। जीवन भर याद कर करके रोओगे, डब्लू बोला। जाहिर है उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची थी। अब सबके ऊपर माता आ गई थी, कोई चुप ही नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में समझदारी इसी में होती है कि थोड़ी देर चुप बैठा जाए और मामले को अलग से बाद में निपटाया जाए। ठंडे दिमाग का थोड़ा फायदा मिलता है। बस दिक्कत ये थी कि वहां कोई समझदार नहीं था। अरे हाँ भाई, हम थे वहां, पर क्या है कि दोस्ती के आगे हमारी समझदारी भी पी के टुन हो जाती है। फिर ना हमको कुछ समझ आता है और ना हम किसी को कुछ भी समझा पाते हैं। वैसे डब्लू और प्रकाश के जीवन में अगर कोई ज्ञानवान के आसपास भी है तो वो हम ही हैं, पर कभी कभी वो हमारी सलाह मानने से इनकार कर देते हैं। पूरी तरह से एक असंबंधित टिप्पणी, पर अवसर भी एक अच्छा शब्द है ना? खैर, हमारी शालीनता और डब्लू के अचूक अपशब्दों के मिश्रण के साथ बड़ी देर के बाद मैटर तीनों के बीच क्लियर हुआ। ध्यान दिया जाए कि अभी तक सिर्फ मैटर क्लियर हुआ था, करना क्या है अब भी एक बहस योग्य मुद्दा था। वैसे अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो इस पूरे वृत्तांत एवं वार्तालाप को हम संक्षेप में निपटा रहे हैं, शार्ट में। हमारा मतलब गहराई में न जाने का कारण यह है कि इस पूरी बातचीत के दौरान हमारी एक भी बात नहीं सुनी गई। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ कहने की कोशिश नहीं की। अरे हमारी तो आंखें बोल देती हैं, पर फिर भी हमने बहुत कुछ कहा। जैसे लड़ाई के बीच में वो जो समोसे मंगवाए थे आम की चटनी के साथ, हमारा ही आइडिया था। फिर भी कोई इज्जत नहीं। तंग तो हम आ ही गए थे यार, बुरा लगता है। अरे बुरा लगता है तो जाओ ना, डब्लू गुस्से में बोला। यहाँ काहे मुंह फाड़ रहे हो चले जाएंगे, प्रकाश उत्तेजना से पूर्ण आवाज में बोला। बीच में हुई बातचीत जो हम अपनी बेइज्जती होने से बचाने के लिए खा गए, उसका सार बताए देते हैं। अब तक प्रकाश समझ तो गया था कि चमन बाबू का कार्यकाल लगभग समाप्त हो चुका है, पर मानना नहीं चाहता था। वह उनके आखिरी वक्त में उनका साथ देना चाहता था। उसे सही गलत की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए तो बस पटेल बाबू का किसी भी तरह से इस समस्या से बाहर निकल जाना जरूरी था, फिर चाहे जहां उलझना पड़े। वहीं दूसरी ओर डब्लू को वकील साहब की बात जच गई थी। भाई को समझ आ गया था कि थोड़ा झूठ बोलना पड़े तो ठीक, पर समझदारी पतली गली से निकलने में है। उसने पूरी बातचीत में जिस तरह 3 बार चमन पटेल की तुलना उड़ते तीर के साथ की थी, हमको तो उसमें साक्षात अपनी अम्मा नजर आने लगी थी। उसके पैर हम बस इसलिए नहीं पड़े कि डायलॉग वायलॉग तो ठीक था, अपनी बात में वो अम्मा वाला स्वैग नहीं ला पाया। अरे आसान है क्या? अब इससे ज़्यादा आसान क्या होगा, प्रकाश बोला। बस कह दो कि कोर्ट में हमने कुछ नहीं किया, बाकी इनका पता नहीं। पटेल बाबू को डूबने दो कीचड़ में, वो चले जाएंगे जेल और आप लग जाओगे धंधे पानी में। पर इसके बाद क्या, कैसे जियोगे, ये जानते हुए कि कोई उस गुनाह की सजा अकेले काट रहा है जिसमें हमारा भी बराबर का हाथ है? कैसे आएगी नींद रात में? आ जाएगी हमको नींद, डब्लू ने जवाब दिया। बहुत मस्त आएगी, और नहीं आएगी तो नींद की गोली खा लेंगे। पर सिर्फ इसलिए जेल नहीं जाएंगे कि कोई और भी जा रहा है। हम थोड़े सनकी जरूर हैं, भोले भी हैं, पर पागल नहीं हैं। वो तो आपको भी नहीं पता।
किन्हीं कारणों से हम उस बातचीत में हुए गालियों के प्रयोग को बार बार दरकिनार कर रहे हैं। निवेदन यह है कि उपयुक्त स्थान पर सब अपने अपने दिमाग से खुद ही सोच लें कि कब क्या कैसे और किस भाव से कहा गया होगा। बाकी दोनों के बीच बातचीत बढ़ती गई, मुद्दा सुलझने की दशा से दूर जाता गया और बात वहां आकर रुकी जहां पर फ्लैशबैक शुरू हुआ था। भूले तो नहीं? हाँ, कर लेंगे हम खुद ही, प्रकाश गुस्से में बोला। तो जाओ ना, डब्लू 10% और ज्यादा गुस्से में बोला। जो करना है, जहां करना है, जैसे करना है कर लो, बस हमारे सामने मत आ जाना कभी, नहीं तो ऐसा निपटाएंगे कि निपट ही जाओगे। हो, डब्लू को अनदेखा अनसुना सब करते हुए प्रकाश बोला। कौनो माधुरी दीक्षित नहीं हो कि मर रहे हैं आपको देखने के लिए। कर लो बंटवारा, अब तो हमसे भी ना हो पाएगा आगे से ऐसे काम। समझ नहीं आता सिर है कि नारियल, साला कुछ घुसता ही नहीं इनके अंदर। अरे तंग आ गए हैं यार हम, अब तो कतई ना हो पाएगा हमसे। अब बस करो बे तुम दोनों। हम लगभग झुझला गए थे, इतना ज्यादा कि हम कुर्सी छोड़कर खड़े होते हुए ऊंची आवाज में बोले। वैसे हम उठे पानी पीने के लिए थे, पर हमारे खड़े होते ही जैसा माहौल बना वो क्षण हम खोना नहीं चाहते थे। डब्लू और प्रकाश एक तरह से सकते में आ गए थे। टसन बरकरार रखते हुए हमने आगे कहा, क्या बंटवारा वटवारा लगा रखा है? अम्मा कसम, इतना तो चाचा और जिन्ना नहीं लड़े होंगे 1947 में। हमने अपने टसन का रुख प्रकाश की ओर मोड़ा। ना कुछ सोचना है, ना कुछ समझना है, बोलना है बस तुमको। अबे दिमाग लगाने की थोड़ी सी तो कोशिश किया करो, आसान है। सच कह रहे हैं, अब तो डब्लू भी लगाना सीख गया है, बहुत आसान है। पर नहीं, करना तुमको सब कुछ बस बिना सोचे समझे ही है, सो अलग। अबे क्या अलग हो जाओगे? और कहाँ जाओगे अलग होकर? जाओगे तो ठीक, घीस लोगे खुद का कहीं न कहीं, पता है हमको, पर किसके लिए? फिर आई बारी डब्लू की। और तुम बहुत ज्ञानी हो ना, किसी से कहीं भी लड़ने को तैयार हो जाते हो, बहुत धंधे वाले हो गए हो। बिल्डर डब्लू पांडे, भूल गए जब बिल्डिंग के नाम पर बस शौचालय ही बनाया करते थे? भूल गए वो मंदी के दिन जब काम के लिए यहाँ वहाँ ठोकरें खाते फिरते थे? भूल गए वो सब कुछ जो हमने तुम्हारे साथ सहा था? बड़े आए अकेले धंधा संभालने वाले। अबे साइन भी कर लेते हो ढंग से कि चल दिए खुद ही टेंडर भरने? अब तो कसम से मजा आ रहा था बोलने में। छोटी सी कोई बात हुई नहीं कि आ गया दरार, चले हैं बंटवारा करने। अबे फिल्मों में भी 2.5 घंटे लग जाते हैं दोस्ती टूटने में, तुमने तो साला आधे घंटे में सब बंटाधार कर लिया। वो तो फिर भी हीरोइन के लिए लड़ते थे, समझ आता है। तुम काहे लड़ रहे हो? हम मानते हैं कि चमन पटेल के अलावा और भी कारण हैं, छोटे छोटे, जो जाने कितने सालों से सबके मन में दबे हुए थे, पर वो तो हर धंधे में होता है। केस की आड़ लेकर लगे फूटने। अरे धंधा छोड़ो, दोस्ती से ऊपर है क्या कुछ बात करते हो? छोटू, अबे पानी लाओ यार तुम। हमारी बात लगभग 4 मिनट तक चली। गालियों को हटाकर बस इतना ही बता पा रहे हैं अभी, बाकी लगा लो खुद ही दिमाग। अब तो प्रकाश भी समझ गया है कि आसान है दिमाग लगाना। अगर किसी को लग रहा है कि हमारे भाषण का किसी पर कोई असर हुआ होगा, तो हम उसकी सोच को सलाम करते हैं तहे दिल से। पर सच्चाई ये है कि हमने तो बस एक बीन बजाया था 2 भैंसों के आगे। पर ऐसा भी नहीं है कि कोई अंतर नहीं आया। अब छोटू हमको बिना बोले ही पानी पिलाया करता है, पर डब्लू और प्रकाश दोनों अब भी अपनी बात पर अड़े हुए थे। एक तरफ अम्मा की शिकायतें, तो दूसरी तरफ धंधे में संभावित रुकावट। एक तरफ कोर्ट के चक्कर, तो दूसरी तरफ पिंकी जी को लेकर असमंजस की स्थिति। कभी हाँ की उम्मीद तो कभी ना का डर। कम शब्दों में कहें तो जीवन डावाडोल और लुटिया डूबती हुई नजर आ रही थी। ये भी कह सकते हैं कि घड़ी दुविधाजनक थी। दीवार पर बकायदा लगी तो थी, पर चल नहीं रही थी, खराब हो गई थी शायद। ऐसे देखते हुए सुधर जाएगी क्या? अम्मा ने हमसे कहा। ये सवाल तब आया जब उसी रात अपने कमरे में दीवार की ओर नजर गड़ाए हम कुछ सोच रहे थे। हम चाहते तो थे कि कह दें कि अभी घड़ी की इतनी औकात नहीं हुई है कि हम उसे देखें, पर न तो ये किसी साउथ की मूवी का डब्ड सीन चल रहा था
और ना ही इस बात में ऐसे तिनके भर की सच्चाई थी। वैसे माहौल सही से समझाने के लिए हमको अपने कमरे के दृश्य और स्थिति का विवरण देना चाहिए, पर दिक्कत है एक ही अगर बता दिया तो लोग हमको जज करने लगेंगे, इसलिए नहीं बता रहे हैं। सूरज के 28 चक्कर काट चुके हैं, पर आज भी कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले अम्मा याद आती हैं। अब माँ तो माँ होती है, उस पर हमारी इतनी डेडली कॉम्बिनेशन तो इंजीनियरिंग और एमबीए का भी नहीं है। मजाक नहीं कर रहे हैं, मजाक तो ये कॉम्बिनेशन है। खैर, हमारी तो ये बचपन से आदत रही है कि कोई भी दिक्कत, दुविधा, समस्या या परेशानी हो तो बस अम्मा के आगे लाकर पटक दो। समाधान मिले न मिले, उसको देखने का नज़रिया जरूर बदल जाता है। कहाँ दिक्कत आ रही है? हमारा कोई जवाब न आने पर अम्मा ने थोड़ा जोर देकर पूछा। हमने अम्मा को सब कुछ पहले ही बता रखा था। वो बात जो तब शुरू हुई थी जब चमन बाबू के ऑफिस में हमने रोड बनाने का पहला काम मिला था। वो बात जो कोर्ट का बुलावा आने पर खत्म हुई। हाँ, खत्म नहीं हुई, हम जानते हैं, बल्कि एक नई कहानी शुरू हो गई। पर अब फ्लो फ्लो में निकल ही गया तो चला लो। ज़्यादा छोटी छोटी बातें न पकड़ो, बड़े आए। हाँ, तो हम कह रहे थे कि हम अक्सर अम्मा को सारी बात बताते हैं। क्या, क्यों, कब, कैसे, सब। एक तो जो सुबह वकील साहब द्वारा मिले ज्ञान पर असमंजस था, और दूसरा शाम को जो डब्लू और प्रकाश ने गुड़ गोबर किया था। बस यही अम्मा से छुपा था। और छुपा भी क्या था और कितनी देर? हमको देखकर ही अम्मा सब भाप गईं। ये अंतर्यामी कम थोड़ी हैं। डब्लू और प्रकाश आज झगड़ लिए। हमने कहा, वो तो दिख रहा है तुम्हारी शकल में, पर ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि लड़ना पड़ गया? अब क्या बताएं अम्मा, सब खेल उस केस ने उलझा रखा है। और तो और उस कमबख्त वकील ने सबका दिमाग अलग फेर दिया है। डब्लू तो अब कुछ और सुनना ही नहीं चाहता। कह रहा है जो हो रहा है होने दो और चुपचाप गवाही दे आओ कि चमन पटेल को हम जानते भी नहीं। और इधर प्रकाश कह रहा है कि पटेल बाबू के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा, आखिरी तक साथ देगा। तो क्या, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि दोनों लड़ रहे हैं, धंधा अलग करने की बात कह रहे हैं, बीच में फंसे हैं हम, और हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। बेटा, यूं तो ज्ञान बहुत है हमारे पास, तुमको बगल में बैठा कर झाड़ भी सकते हैं, पर क्या है कि ये जो गलत सही समझने निकले हो ना तुम, वे कभी नहीं आने वाला, ना हमारे समझाने से और ना ही ना समझाने से। असल में गलत सही जैसा कुछ होता ही नहीं। आज जो गलत है वो कल सही हो सकता है, कल जो सही था आज गलत हो सकता है। जो हमारे लिए सही है वो किसी और के लिए गलत हो सकता है, जो किसी और के लिए सही है वो हमारे लिए गलत हो सकता है। तुम तो बस वो कर सकते हो जो तुम्हारा दिल चाहता है, और तुम क्या, हर कोई वही करता है जो उसका दिल चाहता है। दिल के खिलाफ जाकर कुछ करना एक तरीके से दिल का कहा ही तो मानना है। सब नजरिए का खेल है बबुआ। इसके बाद रेडियो चलता रहा और अम्मा लगी रहीं ये समझाने में कि क्यों हमारा कुछ भी समझना जरूरी नहीं है। आज हम वो अम्मा वाला पूरा ज्ञान यहाँ नहीं उड़ेल रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमको किसी पर दया आ रही है, वो तो बस थोड़ा लंबा हो गया था तो बताने में आलस आ रहा है। हमारी अम्मा से हुई पूरे 52 मिनट की बातचीत के 3 सार निकले। एक तो ये कि सही गलत जैसा कुछ भी नहीं होता। दूसरा ये कि अगर होता भी है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा ये कि अम्मा से 52 मिनट का बात करना जहन के लिए हानिकारक है। कसम से सब घूम जाता है। यूं निकालने जाएं तो सार और भी निकल जाएं, पर शायद कहा ना, फर्क नहीं पड़ता। वो दिन जैसा बीता और जो हमारा हाल हुआ था, हम पूरी तरह से टूट चुके थे। कह देना नाकाफी होगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस कोई आकर कह दे कि आपके साथ एक छोटा सा मजाक हुआ है, सब ठीक है, शायद कोई तसल्ली आ जाए। पर नहीं, कोई क्यों करेगा मजाक हमारे साथ। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 10वीं फेल के 10वें अध्याय का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। धन्यवाद।